नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया जो कि न्यायपालिका को लेकर था। सारे अखबारों की हेडलाइन थी कि जो हमारे न्यायपालिका में न्यायमूर्ति बैठे हैं उनको भी यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस इन सब की तरह से एक परीक्षा देकर अपनी कुर्सी पर बैठना चाहिए ताकि सही ढंग से न्याय जनता को दिया जा सके। आज इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में संजीव कुमार जी हैं जो कि अंतर जनपदीय शिक्षक संघ के प्रांतीय मंत्री हैं और उनसे आज हम तमाम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। संजीव जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए मनोज जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज चलो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो क्या लगता है कि राष्ट्रपति जी ने जो आज कहा है उसको किस तरह से देखा जाए? अब आप ये मानिए कि एक राष्ट्राध्यक्ष और एक समय देखिए किस समय ये बात बोली है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में ये बात जरूर गूंज रही है कि जो हालिया शिक्षकों के प्रति जो टेट पास करने का निर्णय आया है ये कहीं ना कहीं गलत है। इस वजह से आज एक राष्ट्राध्यक्ष को भी ऐसी बात बोलनी पड़ी कि हमारे यहाँ के जजेस भी एक परीक्षा पास करके जाएं। अच्छा, एक बात तो है इसमें कि ये जो न्यायमूर्ति होते हैं जिनके एक छोटी सी लाइन से देश के मजदूर से लेकर और बड़े से बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, और न केवल उस व्यक्ति का जीवन बदलता है बल्कि उनसे जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल जाता है। अब जैसा कि आपने शिक्षकों के निर्णय के बारे में बात कही, 1 सितंबर 2025 को जो निर्णय आया वो शिक्षकों के लिए एक तरह से वज्रपात था। मैं जो देख रहा हूं कि तमाम सारे शिक्षक रो रहे हैं पूरी निर्णय को कि जो 2011 से पहले के शिक्षक हैं उनको भी टेट देना चाहिए। इसको किस तरह से देखा जाए? अब आप मानिए, आपने एक शब्द यूज किया कि शिक्षकों पे वज्रपात गिरा है। आप मानिए जो शिक्षक 20 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष से सेवा में है, जिसके बच्चों के दिन है कंपटीशन फाइट करने की, और न्यायालय चाह रहा है कि हम 55 साल के व्यक्ति से मतलब एक हम परीक्षा लें, एक कंपटीशन कराएं, ये कहाँ तक उचित है? भाई फिर तो यूपीएससी जो जितने भी आईएएस हैं, पीसीएस हैं, उन पे यूपी पीसीएस और जो तमाम जिन पदों पर लोग बैठे हैं सारे लोगों के लिए बिल्कुल। शिक्षक यदि देश का निर्माता है, देश के निर्माता से आप इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं कि वो जब बूढ़ा हो जाए तो परीक्षा दे आके नौकरी में बने रहने के लिए, तो मुझे लगता क्यों ना आईएएस, जब पीसीएस से आईएएस में प्रोन्नत होते हैं, जब आईएएस से कोई सचिव बनता है तो फिर से यूपीएससी दे, जब एमबीबीएस डॉक्टर करके गया है फिर से नीट दे जाके 20 साल बाद प्रैक्टिस करते हुए, और क्यों ना मैं जो जितने भी अधिकारी पुलिस है जैसे तो फिजिकल एग्जामिनेशन दे, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? तो सारे राजनेता, सारे लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद और विधानसभाओं के सदस्य क्यों ना ऐसी परीक्षा फाइट करें? मतलब ये नियम आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक नेता को 2 साल का समय दिया जाना चाहिए? बिल्कुल भाई, आप या तो 2 चुनाव लड़ लो या 2 साल में जो भी चुनाव हो। जब आप शिक्षकों पे इस प्रकार का अंकुश अगर आप जीत नहीं सकते तो आप नेतागिरी करना बंद कर दे, आपको राजनीति से बाहर कर दिया। हो सकता है कि नेताओं का एक इस पे स्टेटमेंट आए कि हम चुनाव जीत कर आए जनता के बीच से। आप जनता के बीच से आए तो हम भी तो कहीं ना कहीं मानकों को पूरा करके आए थे। नहीं, जनता के बीच से आए तो 5 साल के लिए तो कम से कम आप अपनी सीट पर बैठे हैं ना। वो उन्होंने पात्रता आपने पूरी की, आपकी 5 साल की पात्रता जो है वो पूरी है। पात्रता शिक्षक भी पूरी करके आया है। राज्यसभा में 6 साल की पात्रता है वो पूरी है। अब जैसे एक नौकरी पेशा आदमी के लिए, उसके लिए तो मान लो उसकी भी तो पात्रता तभी पूरी हो गई थी। 60 साल के रिटायरमेंट है तो वो ये मान के चलता है कि भैया अब 60 साल तक हम जो विभागीय सेवा है वो करेंगे। पदोन्नति भी होती है समय समय पर, और यही होता है। उसमें इस तरह का निर्णय देना कि आप 2 साल में पास करिए अन्यथा आपको नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया जाए, तो बहुत ही अव्यवहारिक देखिए और असामाजिक निर्णय है। हमारे देश में सबसे अधिक यदि विश्वास किया जाता है तो न्यायालयों पर। बिल्कुल। और न्यायालयों में भी जब हमें लगता है कि सेशन कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिलता है, हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता, तो अंतिम समय में हमारी अपेक्षा रहती थी कि उच्चतम न्यायालय हमें न्याय देगा। अब जब उच्चतम न्यायालय ऐसा करने लगेगा, एक बहुत बड़ी संख्या के साथ अन्याय करेगा, तो आप समझिए हमारे देश में गाँव गरीब मजदूर को व्यक्तिगत कैसे आप समझ सकते हैं कि उसे न्याय मिल पाएगा? देखिए,
आमतौर पर आदमी न्यायपालिका पर कोई भी व्यक्ति बोलने से बचता है कि भाई हम न्यायपालिका में हमारी आस्था है, वो संविधान की रक्षा करते हैं। लेकिन संविधान तो लोगों के लिए है ना। संविधान उन लोगों के लिए है जो इस देश में रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए है, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। हमारे कैसे भी सिद्धांत विचार या विरोधी विचार हों आपस में लोगों के, मगर न्यायालय की एक ऐसी छवि होती है कि हर आदमी उस सम्मान करता है। माननीय न्यायालय करके हम सब बोलते हैं जी। जब न्यायालय के न्यायाधीश इस प्रकार की अनैतिक अनैसर्गिक, ये तो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। इससे पहले भी 2 महीने पहले उन्होंने विद्यालय बंद करने का निर्णय दिया था। आप समझिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। लोगों ने पूछा इस पे क्या हो सकता है, मैंने कहा इसमें न्यायालय रिलीफ देगा। क्यों देगा? कि संविधान में प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, निःशुल्क शिक्षा का। फिर आपने ऐसा निर्णय कैसे दे दिया कि विद्यालय बंद कर दीजिए? भाई विद्यालय किसी मास्टर ने तो नहीं खोले थे, सरकार ने खोले थे, पूरी तैयारी के साथ खोले थे कि हमारा बच्चा ज्यादा दूर दूर न जाए, वो अपने गांव में ही विद्यालय में पढ़े। और फिर आप कह रहे हैं कि विद्यालय बच्चों की संख्या कम है इसलिए हम बंद कर रहे हैं। भाई ये कहाँ का निर्णय, कहाँ का हमारे संविधान के तहत चल रहा है? इस पर न्यायाधीशों को सोचना चाहिए। और आगे फिर मैं बात करूंगा, क्यों ना जो हमारी राष्ट्रपति महोदया महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कहा है। जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, हमें लगता है कि अब न्याय पाना बहुत दूभर हो गया है। जब हम पढ़े लिखे लाखों लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो गांव गरीब के साथ न्याय की उम्मीद करना बेमानी होगी। शिक्षकों के साथ आइए, शिक्षकों, हर शिक्षक से आप मानिए, प्रत्येक शिक्षक कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं मैं, 10 लोग तो प्रभावित होते ही हैं। हाँ, और इस प्रकार का निर्णय आप देंगे तो एक आप ये मानिए आपने एक महामारी की शुरुआत कर दी है अपने प्रदेश में, अपने देश में। तो क्या राज्य सरकार की मंशा को आप किस तरह देखते हैं? सुनने में आ रहा है कि जो पुनर्विचार याचिका डाली गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। आपने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई, ये आशंका तो हम शिक्षकों के बीच है, हम संगठनों के बीच में भी है कि कहीं ना कहीं सरकार न्यायालय से मिली हुई है। अन्यथा की स्थिति में जो सरकार ने 2017 में बताया जाता है अमेंडमेंट लाई थी केंद्र सरकार, चोरी छुपे लाई थी, आज तक हम लोगों को नहीं पता है। 8 साल 9 साल हो गए हैं उस चीज को, 8-9 वर्ष हो गए हैं। आपने तब क्यों नहीं डिस्क्लोज कर दिया? आप उस चीज को अध्यादेश लाके आज भी खत्म कर सकते हैं। न्यायालय की स्तर की बात रहेगी नहीं, उस यदि केंद्र सरकार चाहे तो उसको आज खत्म कर सकती है। और मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरा विनम्र अनुरोध है शिक्षकों की तरफ से, लाखों लाख शिक्षकों देश के, कि आप इस अध्यादेश को लाइए और इसको खत्म करिए। अच्छा, मान लो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, फिर आप क्या करेंगे? फिर टीचरों के पास क्या विकल्प बचता है? सरकार पहले तो देखिए, आप सरकार ने तो पूरा मन ही बना लिया। मुझे लगता है उन्होंने आपको ऐसे तोड़ा है कि पहले आपने मांगते थे कि हमें वरिष्ठता दे दो, फिर आपने कहा मुझे पेंशन दे दो। अब आपको वरिष्ठता पेंशन सब गई भाड़ में। अब आप कहेंगे मुझे नौकरी दे दो, नौकरी बचाने की पड़ी है। वो बुजुर्ग टीचर्स हमारे कोचिंग करने जा रहे हैं। बताइए कितना हंसी का पात्र आपने बना दिया समाज में शिक्षक को। अच्छा, अगर मान लो ये जो 2011 से पहले के शिक्षक हैं, और ये ज्यादातर बड़ी संख्या में, क्योंकि जो बुजुर्ग टीचर है वो युवा लड़कों के साथ फाइट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, और ऊपर से जब आपको निकालना है तो पेपर भी बहुत ऐसा बनाया जाएगा, टफ बनाया जाएगा, जो टीचर समझना कुछ भी, मुझे तो लगता है कुछ भी कर सकते हैं। जब शिक्षक पढ़ा रहा है 1 to 5, 6 to 8, और आप पिछले टेट के यदि पेपर देखेंगे तो 12 तक का मैथ दिया हुआ है, 12 तक अरे ग्रेजुएशन का। आप बताइए ग्रेजुएशन और 12 तक का क्यों दे रहे हैं आप? और एक बात और कहना चाहूंगा, शिक्षक की परीक्षा विद्यालय में हर 6 महीने हर वर्ष होती है। आप अर्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं बच्चों की, आप वार्षिक परीक्षा लेते हैं आकलन के लिए, तो उससे शिक्षक का भी तो आकलन हो रहा है क्या पढ़ा रहा है और कैसे। और समय समय पर आप ट्रेनिंग, गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग देते हैं, पूरे वर्ष चलती हैं, ये इसीलिए चलती हैं। अच्छा, सरकार जो ये कह रही है कि बच्चे नहीं बढ़ रहे, ये बच्चे बढ़ाने वाला लॉजिक क्या है? बच्चे जो हैं कैसे बढ़ेंगे? अब बच्चे कोई शिक्षक तो जाके पैदा करेगा नहीं। सरकार ने गांव में, एक गांव में अगर एक प्राथमिक विद्यालय है तो आप देखेंगे 4 प्राइवेट विद्यालय हैं। इनकी मान्यता कोई शिक्षक नहीं देता है, इनकी मान्यता आपके बीएसए कार्यालय देता है, आपका डीआईएस कार्यालय देता है। आप इन्हें मान्यता क्यों देते हैं? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है इसमें, इसलिए आप इनको मान्यता देते हैं। और उसके बाद अपने विद्यालय जब बंद होते हैं तो आप शिक्षक को उसका दोष देते हैं, और असल दोषी आपका सिस्टम है, शिक्षक। मतलब ज्यादातर जितने नेता हैं उनके पास तमाम सारे कॉलेजेस होते ही हैं, पहले से स्कूल्स होते ही हैं, तो वो
तो सरकार क्यों बंद करेगी? वो हाँ। तो उनका अपना बिजनेस है। आप समझिए, हाँ। कहीं कोई विद्यालय किसी कर्मचारी का, हम्म, किसी शिक्षक का, बहुत कम होंगे, हम्म, किसी मजदूर किसान का हो तो बताइए। हम्म, सारे विद्यालय या तो बड़े अधिकारियों के हैं या बड़े राजनेताओं के हैं। तो जब आप अपनी सैलरी के लिए बेच थपथपा के बढ़ा लेते हैं, तब आप पे बोझ नहीं पड़ता है। तो अब ये सब आपकी सोची समझी रणनीति है। आप चाहते हैं, आपने सिंचाई विभाग में अभी 17 पद खत्म किए, आपने शिक्षा मित्रों को योग्य होते हुए, पूर्ण योग्यता पूर्ण करते हुए आपने उन्हें हटा दिया। ये बहुत ही मतलब दुखद पहलू है सरकार का, बहुत ही विचारणीय पहलू है। आप उनको लाइए और शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव बंद अच्छा, कीजिए। एक बात बताइए कि जैसे अब ये जो फैसला है, ये तो पूरे देश के शिक्षकों को प्रभावित करेगा। ऐसे में प्रभावित शिक्षक एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये तमाम सारे हर बैनर के नीचे 100 200 शिक्षक क्यों कुछ खड़े हैं? मुझे लगता है कुछ एक संगठन ऐसे हैं हमारे यहाँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, नाम तो मैंने नहीं लेना चाहूंगा, सब जानते हैं कि आप ऐसे इतना ईगो क्यों पाल रहे हैं कि सारे संगठन एक साथ बैठिए, सभी पर आफत आई हुई है। ये आफत है, विपदा है। ये पूरे देश के शिक्षकों पे, पूरे देश के संगठन एकजुट हो जाना चाहिए। जैसा आदरणीय रामपाल जी के समय था, आदरणीय एस ईश्वरन साहब के समय था। पूरे देश का, पूरे देश छोड़िए आप, वो पूरे विश्व का जो विश्व अध्यापक संगठन है, ये दोनों हमारे नेता जो देश के थे, ये उसके डेलीगेट थे जी। वहां भी हमारी बात रखते थे। तो हम सब एकजुट हो जाइए। शिक्षकों, मेरी पुनः अपील है, सारे नेताओं से अपील है, आप बैठ के सारे शिक्षक संगठनों को एक कीजिए और हम सब एक साथ सरकार से अपनी बात रखें तो मानी जाएगी। ऐसा अच्छा, नहीं। एक बात और मेरे मन में आई अभी, जैसे जो शिक्षक संघ का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा नेता है, जिसके बैनर तले शिक्षक अपने सम्मान की, अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। मान लो वो सरकार के सामने बैठे और सरकार उससे कहे कि भाई मैं तुम्हें एमएलसी का पद दे दूंगा, एक आदमी की लाइफ सेट हो जाए, तो जो उसके पीछे 4 लाख शिक्षक होगा, 2 लाख शिक्षक होगा, तो एक आदमी पर क्या विश्वास किया जा सकता है? या इन शिक्षकों को, पीड़ित शिक्षकों को एक साथ एकजुट होकर कोई नया संघ बनाना बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। चाहिए? सरकार से मिलके एक आदमी अपना फायदा ले रहा है, चाहे एमएलसी। आपने अपने यहीं कर्मचारियों में भी देखा होगा, नेताओं को जी। पेंशन का आंदोलन आपके 25 लाख की भीड़ होते हुए उन्होंने बेच दिया था। आपके मतलब, अब मैं क्या कहूँ, चाहे जो प्राथमिक शिक्षक संघ हो, चाहे आपके नेता मतलब बैठ के सरकार से समझौता कर लेते हैं, चाहे एमएलसी सीट के लिए हो, चाहे अपनी ठेकेदारी करने के लिए हो, जो भी हो, अपनी वहाँ उन्होंने बात कर ली और 4 लाख 5 लाख शिक्षकों की बात भाड़ में जाए। ये गलत है। मुझे लगता है कि ऐसे हम सब शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को नेता चुनिए जो आपकी बात रखें, ईमानदारी से बात रखें। अच्छा, मेरी कई शिक्षकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है। कोई एक ऐसा चेहरा आए निकल के जो हमारी आवाज उठाए तो हम सारे लोग उसके पीछे हो लें। मुझे लगता है, देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि पुरानी पेंशन 2004 में बंद हुई, किसी नेता ने, हमारे शिक्षक संघ के किसी नेता ने पेंशन की आवाज उस समय नहीं उठाई। मुझे लगता है उन्होंने इसलिए नहीं उठाई, उन्हें मिल रही थी, उन्हें इसके दुष्प्रभाव नहीं पता थे। जबकि इससे प्रभावित वो भी होंगे, कैसे होंगे? उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं नौकरियों में आएंगे, सेवा में आएंगे, तो उन्हें पेंशन नहीं, तब उन्हें इस चीज का एहसास होगा। तो उसके बाद आपने देखा 2011 के बाद 15 में, शायद 14-15 में एक विजय बंधु ने पेंशन के लिए एक आंदोलन खड़ा किया। तो जिसको भूख लगी है वो तो करेगा, जिसका पेट में निवाला नहीं है वो करेगा। तो ऐसे ही मुझे लगता है इस मुद्दे पर भी और सारे मुद्दों पर, शिक्षक समस्याओं पर, सभी शिक्षकों को बैठ के, सभी संगठनों को बैठ के एक विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो उनकी बात को ईमानदारी से सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने रख सकें। पहले जब होते थे शिक्षकों के धरने तो हजारों, लाखों की भीड़। मैं स्वयं दिल्ली गया हूँ, आदरणीय जबर सिंह जी के समय में, आदरणीय संजय मिश्रा जी के समय में, लल्लन मिश्रा जी के समय में रामपाल जी, आदरणीय रामपाल जी हमारे बहुत बड़े नेता हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके समय में मैं दिल्ली तक जाता हूँ, गया हूँ। 2009 से जब से मैं इस सेवा में आया हूँ, बहुत बड़े धरने प्रदर्शन होते थे, लाखों की भीड़। अब ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। यदि आप ईमानदारी शिक्षकों की समस्याओं पर नहीं रखेंगे, ईमानदारी अपने प्रोफेशन में, तो आप लड़ाई को नहीं जीत सकते। कुल मिला के आपका कहना यह है कि इस मुद्दे पर जो प्रभावित शिक्षक हैं, और मान लो जो टेट भी करे हैं, क्या पता है कि जो टेट करे उनसे कह दिया जाए कि 2 साल में आप जो है आप हाँ, सुपर टेट, बिल्कुल कुछ कर दिया आपने। बहुत अच्छी, मुझे याद नहीं था, आपने मुझे याद दिला दिया। जैसे शिक्षा मित्र आपने देखा था, जब हटाए गए थे तो शिक्षकों के नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, मुझे जहां तक याद है, मैं सेवा में था उस समय। अब आप बताइए,
जैसे जो टेट पास हैं, टेट के ही हमारे कुछ साथी, कोई एक हिमांशु राणा करके नाम लेते हैं, उस आदमी को बड़ी क्या बताएं खुशी है। अरे आप मतलब क्या यार, आप नौकरी में लगे, आप आपके मानक अलग है, हमारे मानक अलग थे। हमसे पहले वाला 11वीं वाला भी टीचर बन जाता था पहले। हम ये कहते नहीं साहब वो 11वीं बने, कैसे बन गए, अब वो बीएससी करें, एमएससी करें, क्यों करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो अब जो लोग खुश हैं कि हम टेट पास हैं, अब ये टेट पास करके आएंगे तब पता चलेगा, तो वो ये लिख लें। उनके लिए भी कोई ना कोई परीक्षा, कोई ना कोई ऐसा फाउंडेशन अवश्य आने वाला है 4 सालों में ही, क्योंकि निकलना सबको है। रेयर वो भी नहीं पाएंगे। हाँ, निकाला सबको जाएगा। यदि प्राइवेटाइजेशन होगा, विभाग खत्म होंगे, सिंचाई विभाग में 17 पद खत्म कर दिए गए हैं। यदि आपको सरकार ने मन बना लिया है कि आपको खत्म करने का, तो चाहे आप टेट हो या बिना टेट हो या सुपर टेट हो, सबको बाहर किया जाएगा। तो कुल मिला के इस मुद्दे पर आपका कहना यह है कि सारे शिक्षक एकजुट होकर इसका सामना करें, नहीं तो आज आपकी गर्दन कटेगी, कल किसी और की, सभी की कटेगी, सभी की। ये तो फाइनल है। मेरी अपील है, पहले तो सारे शिक्षक संगठन एक हों, सारे शिक्षक एक हों, एक बैनर तले आए, आंदोलन करें। दूसरा, मेरा प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक मेरी शिक्षकों, लाखों लाख देश के शिक्षकों की तरफ से विनम्र अपील है कि आप एक ऐसा अध्यादेश लाएं जिससे इस जो निर्णय है इसको डिसॉल्व किया जा सके। और उच्चतम न्यायालय से भी मेरा पूरा अनुरोध रहेगा कि आप एक नैसर्गिक न्याय की ओर बढ़ें। ये अनैतिक न्याय है, और महामहिम राष्ट्रपति जी जिन्होंने आज अपने दिल की बात, अपने मन की बात जो कही है, बहुत अच्छी बात कही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया हम सबके साथ होंगे और हम सब शिक्षकों के साथ। चलिए, आप संजीव जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।